अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज आपकी मुलाकात एक गॉडफादर से कराई जाएगी, लेकिन ये गॉडफादर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गॉडफादर हैं और इनका नाम है जेफरी हिंटन, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में पढ़ाते हैं। मज़े की बात यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर इतना काम करने के बावजूद जेफरी हिंटन पिछले 12 साल से बैठ नहीं सके और उसकी वजह इनकी मेडिकल कंडीशन है। लेकिन इनका ये कहना है कि अगर आप दिमाग के बारे में सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक आर्टिफिशियल दिमाग ब्रेन को बनाएं और फिर ही आपको समझ आ सकेगी कि वो कैसे काम कर सकता है। और यही काम 1951 में एक और साइंसदान, जो कि अमेरिकी साइंसदान थे, उनका नाम था फ्रैंक रोजनब्लैट, उन्होंने किया और उन्होंने एक न्यूरल नेटवर्क बनाया। उन्होंने एक छोटा परसेप्ट्रॉन बनाया जिसे न्यूरल नेट कहा गया। परसेप्ट्रॉन बुरे तरीके से फेल हुआ, लेकिन मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि उसके नीचे अंडरलाइंग फिलॉसफी जो थी वो इंसानी दिमाग से ली गई थी। हमारे पास एक न्यूरॉन है जिसके डेंड्रॉइड्स हैं, न्यूक्लियस है, सेल बॉडी है और उसके बाद एक्सॉन है। और इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर एक न्यूरल नेटवर्क है जिसमें हम चीज़ों को इनपुट करते हैं। आपको यहाँ पर उसकी इनपुट बॉडी में जाती हुई नज़र आ रही है और उसके बाद हमारे पास आउटपुट आती है। तो मसलन मेरे पास इनपुट के तौर पर दो इमेजेस हैं, एक मेल और एक फीमेल। तो मैं इस न्यूरल नेटवर्क को इमेज दूंगा मेल के और फीमेल के, जिनके पिक्सेल्स जब इनपुट के तौर पर इस न्यूरल नेटवर्क में जाएंगे तो ये हमें बताएगा कि ये मेल का इमेज है या फीमेल का इमेज है। मसलन मैं आपको एक बहुत सादा सा न्यूरल नेटवर्क बताता हूँ जिससे आप ये बता सकते हैं कि क्या कोई इंसान जिंदा है या मर चुका है। और उसमें हमारे पास दो इनपुट्स हैं, क्या वो सांस ले रहा है, क्या उसकी पल्स चल रही है। अगर ये दोनों काम हो रहे हैं तो वो जिंदा है, और अगर इनमें से कोई एक काम भी नहीं हो रहा तो वो मर चुका है। ये एक छोटा सा न्यूरल नेटवर्क है। मैं दोबारा उसी न्यूरल नेटवर्क पर आता हूँ और उसके मुख्तलिफ पोर्शंस बताता हूँ आपको। हमारे पास सबसे पहले होती है इनपुट्स X1, X2, X3, X4। ये सारी की सारी इनपुट्स हैं, ये इन तस्वीरों के पिक्सल्स हैं। वो मल्टीप्लाई होते हैं वेट्स के साथ। तो मेरे पास W2, W3, W4 ये तमाम वेट्स है। तो X1 मल्टीप्लाई होगा W2 के साथ, X3 मल्टीप्लाई होगा W3 के साथ और फिर सब ऐड होते जाएंगे। X4 मल्टीप्लाई होगा W4 के साथ और ये सब ऐड होंगे। अब हम इस पहली ब्रांच की तरफ आ जाते हैं। इसमें हमारे पास एक इनपुट है जो कि 1 है, कांस्टेंट इनपुट है, और वो मल्टीप्लाई हो रही है एक वेट के साथ। इसे हम 22 कहते हैं और आपको कई जगह पर ये B के नाम से नजर आएगा। ये एक नंबर होता है। इन तमाम इनपुट्स को हम ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद एक एक्टिवेशन फंक्शन में देंगे जो ये डिसाइड करेगा कि क्या उसे मेल डिक्लेयर करना है आउटपुट को या फीमेल डिक्लेयर करना है। मसलन यहाँ पर मैं आपको एक लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन दिखा रहा हूँ। तो जब हमने पिक्सल्स दिए और हमारे पास जो आंसर आया वो ब्लू कलर का यहाँ पर प्लॉट हो गया, तो वो यहाँ पर इस लाइन से ऊपर था, तो इसलिए हमने कहा ये मेल है। जब हमने दूसरे इमेज को देखा तो वो यहाँ पर नीचे बना, तो हमने कहा ये फीमेल है। तो हमारे पास दहलीज ये है, हमारे पास थ्रेशोल्ड ये है, और इसके ऊपर अगर जो पॉइंट आएगा, जो इक्वेशन का रिजल्ट आएगा, उसको हम मेल कहेंगे और इसके नीचे जो आएगा उसको फीमेल का इमेज कहेंगे। ज़रूरी नहीं कि ये थ्रेशोल्ड एक स्ट्रेट लाइन हो, आपको ये नॉन लीनियर थ्रेशोल्ड भी मिल सकता है। एक्टिवेशन फंक्शन नॉन लीनियर हो सकता है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो ऊपर पॉइंट आएंगे उनको हम मेल कहेंगे और जो नीचे पॉइंट आएंगे उनको हम फीमेल कहेंगे। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, दो जानवरों को, एक कुत्ता और एक बिल्ली, इनको हमने डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले जब मैं न्यूरल नेटवर्क को इनको दूंगा तो वो इनकी छोटी छोटी चीज़ों को पहले देखेगा। वो इनके बालों को देखेगा, वो इनकी एजेस को देखेगा, चेहरे के एजेस को देखेगा, कॉर्नर्स को देखेगा। उनको देखने के बाद फिर वो इसको कंबाइन करेगा और इसकी पूरी शक्ल को देखेगा, फिर हमें बताएगा कि यह बिल्ली है या ये कुत्ता है। इसी तरीके से आप इस तरफ देखें तो यहाँ पर डॉग की वो पहले छोटी छोटी, उसकी शुरू की जो हमारे पास लेयर्स होंगी वो छोटी छोटी चीज़ों को देखेंगी, फिर बाद की लेयर्स बड़ी चीज़ों को देखेंगी, नाक को देखेंगी, आंख को देखेंगी, और फिर उसकी पूरी तस्वीर को देखा जाएगा और फिर हमें डिसीजन से बताया जाएगा। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ एक न्यूरॉन। तो न्यूरॉन के साथ हमने बनाया न्यूरल नेटवर्क, और आप ये देख सकते हैं कि जो इनपुट्स है वो एक्सॉन है। यहाँ पर आपको एक्सॉन यहाँ पर नजर आ रहा है, तो यही चीज़ यहाँ पर X0 इनपुट है और उसके साथ साइनेप्सिस है। ये साइनेप्सिस हैं, तो हमने इसको एक वेट के साथ जाहिर किया W0 के साथ, और जब ये हमारी सेल बॉडी में आता है तो ये ऐड हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर WX1 ऐड हो गया, W और X2 ये दोनों मल्टीप्लाई होकर ऐड हो गए, तो इसलिए हमने यहाँ पर एक सुमेशन का साइन बनाया सेल बॉडी में। सेल बॉडी में ये तमाम चीज़ें मल्टीप्लाई होकर जब आती हैं तो ऐड हो जाती है और उसके बाद एक बायस होती है जो कि एक नंबर होता है, मैंने आपको पीछे भी दिखाया है।
और उसके बाद जो भी हमारे पास रिजल्टेंट नंबर आता है उसको एक फंक्शन से गुजारा जाता है जिसे एक्टिवेशन फंक्शन कहा जाता है। ये वो लाइन है जो डिसाइड करती है कि अगर इसके ऊपर चीज़ आएगी तो वो 1 होगी और इससे नीचे चीज़ आएगी वो 0 होगी। इस फंक्शन की मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से एक न्यूरल नेटवर्क को सिखाया जा रहा है, उसको पढ़ाया जा रहा है, उसको लर्निंग करवाई जाती है। सबसे पहले जब भी न्यूरल नेटवर्क को इस्तेमाल करना होता है तो हम उसकी ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग के बगैर किसी न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और उसके लिए हम उसको नॉन इमेजेस देते हैं। मतलब मैंने एक न्यूरल नेटवर्क बनाया जो कि कुत्ते और बिल्ली की तस्वीरों में डिफ्रेंशिएट कर सकता है, तो मैं सबसे पहले उसको 1000 कुत्तों की तस्वीरें दिखाऊंगा और वो 1000 कुत्तों की तस्वीरें जब देखेगा तो मैं उसको बताऊंगा भी कि ये कुत्ता है, तो वो अपने वेट्स को एडजस्ट कर लेगा। इसी तरीके से फिर 1000 बिल्लियों की तस्वीरें मैं उसको दिखाऊंगा और बताऊंगा भी कि ये बिल्ली है, तो वो फिर अपने वेट्स को एडजस्ट कर लेगा और फिर मैं उसको एक अननोन इनपुट दूंगा। वो या तो कुत्ता होगा या बिल्ली होगी और वो मुझे फौरन बताएगा क्योंकि वो उसको प्लॉट करेगा और उसने डेटाबेस पहले बना चुका है। वो जानता है कि जो कुत्ते हैं वो नीले रंग के ऊपर डॉट्स नज़र आ रहे हैं और जो बिल्लियाँ वो नीचे हमें नज़र आती है और ये वो थ्रेशोल्ड है जिससे वो ट्रेनिंग के दौरान इंप्रूव करता जा रहा है। आप देखिए पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी जितनी एग्जांपल्स देंगे वो उतना ही इंप्रूव करेगा और एंड पे ये देखिए बिल्कुल बेहतरीन जगह पर आ गया। ऊपर आएगा तो वो कुत्ता होगा और अगर नीचे होगा तो उसका बिल्ली का इमेज होगा। तो इससे आपको अंदाजा हो गया कि हम इस तरीके से न्यूरल नेटवर्क्स को ट्रेन करते हैं। लेकिन जब परसेप्ट्रॉन को ट्रेन किया गया तो हमें बहुत ज़्यादा नाकामी हुई और उसकी बड़ी वजह ये थी कि हम कोशिश कर रहे थे कि उसको ऑटोनोमस गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाए और उसके ज़रिए हम हैंड रिटन टेक्स्ट को रिकग्नाइज कर सकें। मतलब मैंने 6 लिखा तो कंप्यूटर भी बताया कि ये 6 लिखा हुआ है। लेकिन इसके लिए जो सबसे बड़ी हर्डल थी जो कि गॉडफादर यानी जेफरी को पेश आई वो ये थी कि उस वक्त के कंप्यूटर्स की 1980s की बात हो रही है, उस वक्त के कंप्यूटर्स के पास इतनी प्रोसेसिंग स्पीड नहीं थी कि वो इतने बड़े न्यूरल नेटवर्क्स को प्रोसेस कर सकें। तो जब हमारे पास 2004 में सुपर कंप्यूटर्स आए तो ये मसला हल हो गया और उसके साथ जेफरी ने एक और बड़ा ज़बरदस्त मार्का मारा और उन्होंने न्यूरल नेटवर्क्स की मल्टीपल लेयर्स बनाई जिसे डीप न्यूरल नेटवर्क्स कहा जाता है। तो मेरे पास यहाँ पर इनपुट है, पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर और फिर हमारे पास आउटपुट आई। तो हमारे पास हिडन लेयर्स भी हैं, इसे डीप न्यूरल नेटवर्क कहा जाता है। तो मेरे पास यहाँ पर इनपुट्स हैं और फिर यहाँ पर पहली लेयर आ गई प्रोसेसिंग की, यहाँ पर वेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं जो मैंने आपको दिखाया। फिर दूसरी लेयर आ गई और उसके साथ जो पहली लेयर कनेक्ट हो रही है वो भी वेट्स के साथ हो रही है, तो यहाँ पर भी वेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फिर तीसरी लेयर आ गई और दूसरी लेयर जब उसके साथ कनेक्ट हो रही है तो हर ब्रांच के साथ एक W1, W2, W3 वेट मल्टीप्लाई हो रहा है और इन सब को जब प्रोसेस करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आना शुरू हो जाएगी। बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग की ज़रूरत है और इसे न्यूरल नेटवर्क कहा जाता है और इसके ज़रिए हम अपने चेहरे को पहचान सकते हैं। तो फेस रिकग्निशन सबसे बड़ी एप्लीकेशन थी जो पहले ही शुरू हो चुकी थी। जब भी किसी इंसान के चेहरे का इमेज इस न्यूरल नेटवर्क को दिया जाता था तो वो उसको रिकग्नाइज कर लेता था और रिकग्निशन के बाद हजारों लोगों में भी उस चेहरे को आइडेंटिफाई करने का कहें तो कंप्यूटर फौरन आपको आइडेंटिफाई करके दे देता था। इसी तरीके से कंप्यूटर ये भी बता देता था कि किसी पिक्चर में ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं और उसमें ह्यूमंस कौन से हैं। और सिर्फ ह्यूमंस तक बात नहीं रही बल्कि अब कंप्यूटर्स आपको आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट न्यूरल नेटवर्क्स आपको ये भी बता देते हैं कि इस तस्वीर में आसमान है, इसमें कार है, इसमें बिल्डिंग है और यहाँ तक कि जो लोग इसमें नज़र आ रहे हैं क्या वो खुश हैं, क्या वो सरप्राइज्ड हैं, क्या वो परेशान है, वो आपको इमोशंस के बारे में भी बता देती है। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि न्यूरल नेटवर्क्स कैसे दिखता है। तो हम जब न्यूरल नेटवर्क को एक कार का इमेज देते हैं तो वो सबसे पहले इसकी माइनर डिटेल्स को देखता है, वो इसके एजेस को देखता है, वो इसकी शार्पनेस को देखता है, वो इसके कर्व्स को देखता है, वो बेंड्स को देखता है, तो वो माइनर चीज़ों को देखता है। उसके बाद वो इसके पार्ट्स को देखता है, दरवाजे को देखेगा, विंड स्क्रीन को देखेगा, टायर्स को देखेगा और उसके बाद वो उनको कंबाइन करके गाड़ी को मुख्तलिफ जरियों से देखेगा। तो वो एक एक चीज़ को परखता है और जब हम उसके मुकाबले में कोई इमेज देखते हैं तो वो भी उनको भी ऐसे एनालाइज करता है और फिर हमें बता देता है कि ये क्या ऑडी है, ये वैसी गाड़ी है जो उसको ट्रेन करने में इस्तेमाल हुई या ये कोई डिफरेंट गाड़ी है। इसी तरीके से अगर आंटी का चेहरा यहाँ पर दिया जाए तो वो इन आंटी के चेहरे की भी डिटेल देखेगा, वो कर्व्स देखेगा, वो बाउंड्रीज देखेगा और उसके बाद वो कान देखेगा, आंख देखेगा। सेकेंड लेयर में बड़ी चीज़ें देखी जा रही है और फाइनल लेयर में तो पूरा चेहरा एनालाइज किया जा रहा है। तो हम छोटे से बड़े की तरफ मूव करते हैं जब भी न्यूरल नेटवर्क की तरफ आते हैं। मैं आपको अगर 5 नंबर को रिकग्नाइज करने का कहूँगा तो न्यूरल नेटवर्क उसको भी मुख्तलिफ जावियों से देखेगा और अगर हमारे पास डीप न्यूरल नेटवर्क है तो वो फ़ौरन हमें आउटपुट पर बता देगा कि हमारे पास 5 नंबर इनपुट के तौर पर आया है और इसका इस्तेमाल किया टेस्ला ने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल किया अपनी ऑटोनोमस गाड़ियों में जो कि ड्राइवरलेस गाड़ियां हैं। इसमें ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए बहुत ज़्यादा सेंसर्स की ज़रूरत होती है क्योंकि हर जगह पर आप कुछ ना कुछ मेयर कर रहे होते हैं। आपको गाड़ी के 360 हर तरफ कुछ ना कुछ
मेयर करना होता है। और मैं आपको यहाँ पे मुख्तलिफ सेंसर्स दिखा रहा हूँ। आपके पास इमेज सेंसर्स भी होते हैं, आपके पास रेडार्स भी होते हैं, सोनार्स भी होते हैं, आपके पास मुख्तलिफ कैमरा भी होते हैं, इंफ्रारेड भी होते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के सेंसर्स होते हैं जिसके ज़रिए आप गाड़ियों को देख रहे होते हैं, रिकग्नाइज कर रहे होते हैं। ये तमाम डेटा एक चिप में आता है जिसे आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट चिप कहा जाता है, जो कि आज के नए मोबाइल्स में भी इस्तेमाल हो रही है। और इसमें मौजूद न्यूरल नेटवर्क्स ये डिसाइड करते हैं कि हमें गाड़ी को किस तरफ मूव करना है, गाड़ी को रोकना है, गाड़ी को चलाना है। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आप इस रोड पर ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी गाड़ी देख रही है कि आगे एक ट्री आ रहा है और आपको ये भी नजर आ रहा है कि रोड आहिस्ता आहिस्ता बेंड हो रही है। तो ये तमाम चीजें मुख्तलिफ सेंसर्स के जरिए न्यूरल नेटवर्क में जा रही हैं और न्यूरल नेटवर्क आगे आउटपुट दे रहा है कि क्या मुझे शार्प लेफ्ट लेना है, क्या मुझे स्ट्रेट ही जाना है, क्या मुझे शार्प राइट लेना है। तो मेरे पास इस तरह की 30 आउटपुट्स हैं। यहाँ पर शार्प लेफ्ट होगा और यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता स्लाइट लेफ्ट होगा। इसी तरीके से जब स्ट्रेट जाएंगे उसके बाद यहाँ पर स्लाइट राइट होगा। तो मुझे स्लाइट राइट जाना है, तो ये वाली आउटपुट एनर्जाइज हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी और स्टीयरिंग आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा दाईं तरफ मूव कर जाएगा। इसी तरीके से हमें ये भी ज़रूरत होती है कि साइन बोर्ड जो नज़र आए कार उनको भी फॉलो करे। तो मेरे पास यहाँ पर एक साइन बोर्ड है जिसको कैमरे ने रीड किया कार के, और फिर आगे एक और न्यूरल नेटवर्क में इनपुट दे दी गई और उसने रिकग्नाइज करके बताया कि भाई ये 60 माइल्स का साइन बोर्ड है, यहाँ पर आप 60 माइल से ज़्यादा तेज़ी से नहीं चल सकते। एक और एप्लीकेशन ले लेते हैं जिसे लायरबर्ड कहा जाता है। ये एक वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट को गूगल कर सकते हैं, जाकर इस वेबसाइट को देख सकते हैं, जो कि आपकी आवाज़ रिकॉर्ड करती है। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे आपसे कुछ जुमले रिकॉर्ड करवाए जाएंगे और उसके बाद आप जो भी टाइप करेंगे वो आपकी ज़ुबान में आपको सुनाया जाएगा। इसके पीछे भी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स हैं और इस वेबसाइट को आपने ज़रूर विजिट करना है। मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ एक और बेहतरीन साइंसदान जिनका नाम है रिचर्ड सोटॉन। ये कैनेडियन कंप्यूटर साइंटिस्ट है और इन्होंने कहा कि हम सिर्फ ट्रेनिंग के जरिए न्यूरल नेटवर्क्स को नहीं पढ़ा सकते, बल्कि इसका एक और तरीका है जिसे रीइंफोर्समेंट लर्निंग कहा जाता है, कैरेट एंड स्टिक। हम जिस तरीके से किसी भी इंसान को या किसी जानवर को लर्निंग पर मजबूर करते हैं, उसको अच्छी बात करने पर गाजरें देते हैं और बुरी बात पर उसको छड़ी मारते हैं, इसी तरीके से जब आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट न्यूरल नेटवर्क सही डिसीजन करता है तो हम उसे एक रिवॉर्ड देते हैं, और जब वो गलत डिसीजन करता है तो उसे सज़ा मिलती है। यहाँ पर आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इस एक एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास एक इमेज है और मैंने एक न्यूरल नेटवर्क को इनपुट दिया और उसने कहा ये बंदर का इमेज, तो मैं फ़ौरन वहाँ से वापस गया और मैंने इन सारे वेट्स को रीअरेंज किया। इन वेट्स को रीअरेंज करने में बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स की ज़रूरत होती है, लेकिन मैं आपको सिंपल करके बता रहा हूँ। फिर मैंने वही इनपुट दी, इसने कहा ये एक शेर की तस्वीर है। फिर मैं गया और मैंने जाकर इन वेट्स को ऐसे रीअरेंज किया जो कि एरर को मिनिमम कर दें, मिनिमाइज कर दें एरर को। ये प्रॉपर एल्गोरिदम्स होते हैं जिन्हें बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम्स कहा जाता है। मैं ये काम उस वक्त तक करता जाऊंगा जब तक कि मेरे पास वेट्स की वो वैल्यूज ना आए जब ये समझे कि ये एक स्माइलिंग ह्यूमन बीइंग की तस्वीर है जिसने ऐनक लगाई हुई है। तो मैथमेटिक्स में जब मैं यहाँ पर ऑपरेट कर रहा हूँ तो मेरे पास एरर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये एरर का कर्व है और मैंने जाना है यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, मैं एरर को मिनिमाइज करने के लिए वेट्स को चेंज करूँगा और दोबारा इटरेशन लूँगा। तो जब मैंने वही काम दोबारा किया तो मेरा ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ पर आ गया, लेकिन अभी भी एरर बहुत ज़्यादा है। मैं फिर इन वेट्स को चेंज करूँगा और फिर वही काम करूँगा। आहिस्ता आहिस्ता मैंने वो एक्सप्लोर करना है वो जगह जहाँ पर मेरा एरर ज़ीरो हो जाए या ज़ीरो ना हो तो मिनिमम हो जाए, जिसे ग्लोबल मिनिमा कहा जाता है। उस वक्त ये न्यूरल नेटवर्क बेहतरीन तरीके से काम करेगा। और इस न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए हम खेलते हैं वीडियो गेम्स। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब मैं छोटा होता था तो मैं एक वीडियो गेम खेलता होता था अटारी, और अटारी वीडियो गेम खेलने में मुझे बहुत टाइम लगा। लेकिन जब हमने कंप्यूटर को जिनके पास न्यूरल नेटवर्क की कैपेबिलिटी थी उनको ये गेम खेलने पर लगाया तो इनिशियली तो उनको बहुत मसला हुआ, उन्होंने बहुत सी गलतियां की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इस गेम को बहुत तेज़ी से सीखना शुरू हो गए। और जब उन्होंने ये गेम बार बार 5000 मरतबा खेल ली तो वो इतनी अच्छी गेम खेलते थे कि कोई सुपर ह्यूमन भी उस तरीके से खेल नहीं सकता था। इससे आपको अंदाज़ा हो रहा है कि किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट न्यूरल नेटवर्क्स चीज़ों को सिखाते हैं, मशीनों को सिखाते हैं। और आप इमेजिन कीजिए कि अगर वही गेम 5 लाख मरतबा वो खेलें तो फिर उनका इंटेलिजेंस और उनकी एक्सपर्टीज़ क्या होंगी। यहाँ पर आ जाएगी डीप लर्निंग, जिस पर मैं आने वाली वीडियोस बनाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि कंप्यूटर कितनी तेज़ी से लर्निंग करते हैं और उनके पीछे काम करने के लिए होते हैं न्यूरल नेटवर्क्स। तो आपके लिए एक चैलेंज है और वो चैलेंज ये है कि आपने इस न्यूरल नेटवर्क की ये इक्वेशन बनानी है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ और वो इक्वेशन आप यहाँ से शुरू करेंगे आउटपुट से। तो AK जो है वो बराबर होगा ZK इंटू GK। अब GK आपने यहाँ पर लिख दिया और ये ZK है।
अब ZK को आपने दोबारा तोड़ना है, तो ZK किसके बराबर होगा, ZK बराबर होगा GJ और मल्टीप्लाई होगा वो ZJ यहां से। अब आपने ZJ को दोबारा तोड़ना है, क्योंकि ये सब ऐड हो रहे हैं इसलिए समेशन साइंस कई जगह पर आपको नजर आएंगे। अगर आपने ये पूरी की पूरी इक्वेशन बना ली, बीच में BK भी आपको पता चल गया, BJ भी पता चल गया, तो मैं ये समझता हूं कि आपको न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में बहुत ज्यादा पता चल गया और आप उसकी इक्वेशंस भी डिराइव कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों तक तो जरूर ही पहुंचाइए।